हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिलेगी इसके बारे में हम पहला वीडियो जो है बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट करवाऊंगा, तो जितने भी आपका इलेक्ट्रीशियन का पोर्शन रहेगा, यानी कि जितना भी आपका इलेक्ट्रीशियन की से रिलेटेड पोर्शन रहेगा, वो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड पोर्शन मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ। इस इलेक्ट्रीशियन के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासें भी आपकी जो है जल्द ही शुरू होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अभी अपना जो पहला इलेक्ट्रीशियन के अंदर जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को हम क्या बोल रहे हैं कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियां। व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियों से क्या मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से मतलब है, तो इलेक्ट्रीशियन से क्या मतलब है कि आपको झटका लग सकता है, दुर्घटना, कोई भी तरीके की दुर्घटना हो सकती है। तो उस चीज के बारे में, कब वो दुर्घटना नहीं होगी, उससे सुरक्षा किस तरीके से रखी जा सकती है, या उस दुर्घटना को ना होने के लिए हमें क्या क्या से सावधानियां रखनी पड़ेगी, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल, इस क्लास के अंदर बात करेंगे। तो व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियों से क्या मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रीशियन के कार्य आप करोगे, उन इलेक्ट्रीशियन के कार्य में आपको कौन कौन सी सुरक्षा रखनी है या कौन कौन से जो है सावधानियां रखनी है, उनके बारे में इस टॉपिक के अंदर जो है अध्ययन किया जाता है। ज्यादातर जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन वह नहीं रहता। तो ज्यादातर कोचिंग सेंटर हो गए या फिर जो आपकी आईटीआई की क्लासें होती है या आपके कोई भी सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन की क्लासें होती है, तो इस टॉपिक को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको 0 से लेकर 100% तक की जो तैयारी है वो करवा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन लाइन के अंदर। यानी कि आपको 0 से लेकर 100% तक जो है इस इलेक्ट्रीशियन के अंदर जितना भी नॉलेज होगा वो नॉलेज मैं इस क्लास के अंदर आपको जो है देने वाला हूं। तो अभी आपको आगे क्या करना है कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर सबसे पहली बात है वो क्या है, ट्रेड। तो अपने ट्रेड के बारे में बात कर लिया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर किन कौन कौन से वैकेंसी रहती है। सबसे पहली बात तो वो है, यानी कि इस ट्रेड के अंदर कौन कौन सी जो है वैकेंसी आती है। तो इस वैकेंसी के अंदर बात करें तो अपने देखते हैं डीएमआरसी, डीएमआरसी है या रेलवेज है, या आपका मैं बोल सकता हूं कि टेक्निकल हेल्पर है, या आपका इसरो है, या एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो इन सभी के अलावा भी बहुत सारी ट्रेड है के अंदर वैकेंसी आती रहती है। ये तो मेनली जो वैकेंसी आती रहती है, अभी हाल ही में जो है वैकेंसी गई है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो के अंदर वैकेंसी गई है। तो वैकेंसी जो है इस ट्रेड के अंदर, इलेक्ट्रीशियन के अंदर आपकी जो है आईटीआई लेवल की, डिप्लोमा लेवल की या फिर बीटेक लेवल की जो है आती रहती है। तो इसके लिए क्या रहता है, इस ट्रेड में जो थ्योरी है इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की जो थ्योरी है वो थ्योरी आपकी जो है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोई भी आपका कंपटीशन का एग्जाम रहेगा उसमें से 60% जो है थ्योरी रहेगी और 40% जो है अदर मैटर रहेगा। तो इलेक्ट्रीशियन की जो थ्योरी है 60% का पोर्शन, वो थ्योरी का 60% का जो पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं। तो अभी पहला टॉपिक अपने शुरू करते हैं। तो इस पहले टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, तो सबसे पहली बात है दुर्घटना। तो इलेक्ट्रीशियन का काम करते करते जो दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटना से मतलब क्या है कि कोई भी जो काम है कर रहे हैं, तो दुर्घटना होने का क्या मतलब है, तो दुर्घटना होने का सीधा सा मतलब है कि झटका लगना। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं तो दुर्घटना होने का क्या मतलब है कि झटका लगना। तो झटके लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो झटके लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि अपने जो काम होगा, इलेक्ट्रीशियन का जो काम होगा, उस काम के प्रति अगर कोई भी जो इलेक्ट्रीशियन है वो अगर लापरवाह रहेगा, तो लापरवाह रहने के कारण जो है झटका लगेगा। यानी कि पहला जो कारण है वो क्या है, लापरवाही बरतना। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर उसमें झटका लग रहा है इलेक्ट्रीशियन के कार्य में, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आपने उस काम को क्या किया, लापरवाही से किया है, उस काम को सही तरीके से नहीं किया है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण क्या रहा होगा, तो दूसरा कारण रहा होगा कि आपने जो
जगह जो चुनी है उस कार्यशाला के अंदर, जैसे अगर मैं मानता हूं कि ये मेरी लैब है, तो इस लैब के अंदर अगर मेरी बैटरी वगैरह रखी हुई है, उसमें से रासायनिक गैसें वगैरह अगर नहीं निकल रही, ठीक है, निकलने के लिए मैंने कोई बाहर जाने के लिए जगह नहीं छोड़ी है, तो जगह नहीं छोड़ी है तो वो गैसें कमरे के अंदर सारी रहेगी, और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है वो मेरे शरीर में भी जाएगी और हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो अपना जो कार्यशाला के जो डिजाइन रहेगा, यानी कि अपनी जो लैब रहेगी, उस कार्यशाला का जो डिजाइन रहेगा वो डिजाइन भी जो है इसमें डिपेंड करेगा कि आपको जो है उसके अंदर दुर्घटना हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरी, तो तीसरी चीज क्या हो सकती है, तो दुर्घटना अगर हो रही है तो दुर्घटना किन किन कारणों से हो रही है। पहली तो लापरवाही, दूसरी कार्यशाला के अंदर अगर आपकी जो है गैसें वगैरह निकलने के लिए या रोशनी वगैरह आने के लिए आपने उसके अंदर प्रॉपर जगह नहीं छोड़ी है, तो या तीसरा कारण अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा कारण क्या हो सकता है कि आपने जो औजारों का यूज किया है, जो आपने औजारों का यूज किया है वो यूज सही तरीके से नहीं किया है। सही तरीके से मतलब क्या है कि आपने अगर कोई प्लास से पकड़कर आपको तार जो है ज्वाइंट करने के लिए बोला गया, लेकिन आप उसको हाथ से कर रहे हो, तो वो एक तरीके से अगर देखते हैं तो वो गलत है। हमने पेचकस जो स्क्रू ड्राइवर है उसका यूज किस लिए करना है, केवल पेच कसने के लिए करना है, लेकिन आपने अगर देखा हो तो कई जगहों के ऊपर क्या करते हैं कि कोई जगह के ऊपर ठोकना है तो पेचकस से ठोक लेते हैं या प्लास से ठोक लेते हैं। तो जो औजार जिस काम के लिए बना हुआ है अगर उसके लिए अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो भी जो है दुर्घटना होगी, सीधी सी बात है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये दुर्घटना चलो हो गई, ठीक है, ये दुर्घटना है, ये इन कारणों से हो रही है, तो इनसे बचाव क्या रखा जा सकता है, तो इनसे बचाव क्या रखा जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि अपने अगर लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाही करने में अगर छोड़ देंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। कार्यशाला के अंदर जब उसका डिजाइन कर रहे हैं तो अगर उसको सही तरीके से डिजाइन करेंगे तो भी दुर्घटना नहीं होगी, अगर अपने औजारों का सही यूज करेंगे तो भी दुर्घटना नहीं होगी। यानी कि ये जो इसके कारण है दुर्घटना होने के, इन कारणों को अगर आप सही तरीके से कर दोगे कि जो कारण होंगे उन कारणों को अगर दूर कर दोगे तो आपकी जो दुर्घटना है वो नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर ये दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि आप अगर झटका लग रहा है आपको, तो झटका लगने के कारण क्या होगा, तो सबसे पहली काम तो सीधी सी बात है या तो आप बेहोश हो जाओगे, दूसरा इलेक्ट्रिशियन का अगर झटका लग रहा है तो कोई आपका शरीर है उसका कोई बॉडी पार्ट है वो जल सकता है, यानी कि आपका कोई अंग जल सकता है। या तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरी चीज और क्या हो सकती है, तो आपको जो है मृत्यु भी हो सकती है अगर कोई ज्यादा मात्रा की आपके शरीर में से अगर करंट गई है या ज्यादा वोल्टेज का झटका लगा है तो। यानी कि दुर्घटना इन कारणों से हो रही है, और अगर दुर्घटना हो गई तो क्या चीज होगी, तो सबसे पहले बेहोश होगा, अंग भी जल सकता है, कोई पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर छाले पड़ सकते हैं, या फिर अपनी जो है, हाँ जी, चौथी चीज अपने बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। यानी कि अपनी जो बॉडी होगी उसका अंग जल सकता है, अपनी मृत्यु भी हो सकती है और छाले भी पड़ सकते हैं। ये सारे के सारे कारण है वो हो सकते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो ये तो चलो बात हो गई कि दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने के बाद में ये चीजें होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दुर्घटना होने के बाद में अब हमें क्या करना चाहिए, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपचार, ठीक है। ये अब तक जो मैंने आपको बताया है उसमें से आपकी जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रहेगी उसके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अभी जो आगे शुरू हो रहा है उसमें से आपके जो इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम रहेगा कंपटीशन का, उसके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी इसके अंदर और क्या चीज आती है, तो अपने देखते हैं कि ये दुर्घटना होगी, अगर कोई उतारना चाहता है तो उतार सकता है वीडियो के अंदर से। अब इसके बाद में अपने देखते हैं कि दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने के बाद में प्राथमिक उपचार के अंदर क्या दिया जाएगा। प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार से क्या मतलब है कि जो डॉक्टरी सहायता है
उससे पहले आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो आसपास के जो लोग होते हैं उस बेहोश व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे उसके कृत्रिम श्वास की विधि दी जाती है, तो वो जो है प्राथमिक उपचार के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर आपकी जो ITI के एग्जाम में क्या रहता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपके, तो कृत्रिम श्वास की विधियां, कृत्रिम श्वास की विधियां। तो 3 विधियां हैं जो यहाँ पे आप 5 प्रकार की विधियां इसके अंदर बताई गई है। वैसे 3 प्रकार की जो मेनली विधि होती है, पहली विधि है जिसको अपने क्या बोलते हैं, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, तो सिल्वेस्टर विधि इसका यूज कब किया जाता है, या फिर दूसरी है जिसको अपने बोलते हैं शेफर विधि। तीसरी विधि है उसको अपने बोलते हैं मुंह से हवा भरना। चौथी विधि है जिसको हम बोलते हैं मुंह से नाक विधि। और जो 5वीं विधि है, उस 5वीं विधि को, पहले आपकी ये 3 विधियां होती थी, फिर एक ऐड हुई है, उसके बाद में एक 5वीं विधि है, वो भी कृत्रिम श्वास की आपकी जो है इस थ्योरी के अंदर ऐड हो गया, जिसको उसने बोला गया है होल्गन नेल्सन विधि। इन विधियों के बारे में मैं आपको जो है एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सिल्वेस्टर विधि के बारे में, ये किस तरीके से इसमें सांस दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति जो होगा उसको पीड़ित को क्या किया जाएगा कि पीठ के बल लेटा दिया जाएगा और उसका जो सीना होगा ऊपर की तरफ रखा जाएगा, सीने को दबा के, और उसके अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकाला जाएगा, और फिर उसको क्या किया जाएगा, मुंह से हवा दी जाएगी, या फिर उसके जो चेस्ट होगी उसको दबाया जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर हवा भर जाएगी। तो यानी कि एग्जाम टाइम में क्या क्वेश्चन रहता है, तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन रहता है कि सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो कब किया जा रहा है सिल्वेस्टर विधि का उपयोग, तो जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हैं। एग्जाम टाइम में आपको सीधा सा ऑप्शन मिलेगा कि सिल्वेस्टर विधि, कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि है वो कब प्रयोग की जाती है, तो जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े होंगे तब जो आपकी सिल्वेस्टर विधि है वो उपयोग की जाती है। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं कि शेफर विधि कब प्रयोग की जाती है, तो सेम चीज है दोनों विधियां, बस चेंजेस किस चीज का है, तो इसमें क्या होता है कि सीने के ऊपर छाले पड़े होते हैं और इसमें क्या होता है कि पीठ पर छाले पड़े होते हैं। ध्यान आपको बस इतना ही रखना है। इसीलिए जो बच्चे हैं उनका क्या होता है कि ये थोड़ा सा याद नहीं रहता, पीठ पर छाले पड़े हों। अब इसके बाद में बात आती है, यानी कि सिल्वेस्टर विधि की बात होगी कि सीने पर छाले पड़े होंगे, शेफर विधि की बात होगी कि पीठ पर छाले पड़े होंगे, उसके बाद में मुंह से हवा भरना भी। तो इसके बारे में एग्जाम टाइम में क्या क्वेश्चन रहता है, तो इसके अंदर से एग्जाम टाइम में क्वेश्चन रहता है कि कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि कौन सी है। तो कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि की जब भी बात आएगी तो कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि है मुंह से हवा भरना, यानी कि सबसे सरलतम विधि है वो इसको बोला गया है। अब बात आती है मुंह से नाक विधि। तो सीधी सी बात है कि मुंह से हवा भरना, जब तक व्यक्ति जो है बेहोश नहीं है तब तक तो वो सांस ले सकता है आराम से, और अपने उसको सांस देते रहेंगे तो कुछ वो भी कोशिश करेगा सांस लेने की। लेकिन अगर वो बेहोश हो गया है तो उस टाइम उसके द्वारा कोई भी क्रिया वो नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उस टाइम मुंह से नाक के ऊपर जो है हवा भरी जाती है, क्योंकि अपना जो नाक होता है वो अपने जो फेफड़े हैं उनके साथ सीधा जुड़ा होता है, ठीक है, और मुंह के द्वारा हवा जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो नाक के थ्रू जो है जो फेफड़े है वहां तक हवा पहुंचाई जाती है। तो इसलिए मुंह से नाक विधि जो है चौथी विधि वो यूज कब की जाती है, जब व्यक्ति क्या हो, तो बेहोश हो। बेहोशी की स्थिति में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी, तो मुंह से नाक विधि। अब उसके बाद में अगर बात करता हूं 5वीं विधि कौन सी है, तो 5वीं विधि है होल्गन नेल्सन विधि। तो होल्गन नेल्सन विधि के अंदर क्या होता है कि आजकल जो है लैब के अंदर, ठीक है, इतना जो है वाल्व से रहता है जिसको क्या होता है कि मुंह के ऊपर लगा के और उसके बाद में दबा दिया जाता है, जिससे उसके जो है फेफड़े के अंदर हवा चली जाती है। उसके बाद में बाहर निकाल के फेफड़े दबा दिए जाते हैं तो सांस बाहर चली जाती है, उसके बाद में फिर से दबाया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये बार बार की जाती है, तो इसके द्वारा जो है इसके अंदर हवा भरी जाती है,
ठीक है। तो अब बात आती है कि तो होल्गर नेल्सन विधि के बारे में मैं जितना बता चुका हूँ बस उतना ही है, लेकिन एग्जाम टाइम में जो आपका क्वेश्चन है वो होल्गर नेल्सन विधि से जो है नहीं रहता। अब एग्जाम टाइम में क्वेश्चन रहते कैसे हैं, उनकी जो लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्वेस्टर विधि का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े होंगे तो कौन सी विधि यूज की जाएगी, सिल्वेस्टर विधि। अब बात आती है कि अगर सीने पर छाले पड़े हो तो कौन सी विधि यूज की जाती है, तो सिल्वेस्टर विधि। यानी कि वो क्वेश्चन से आंसर मांग सकता है और आंसर से क्वेश्चन मांग सकता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन कि सेपर विधि का यूज कब किया जाता है, तो जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हो या पीठ पर छाले पड़े हो तो कौन सी विधि, तो सेपर विधि। अब बात आती है सबसे सरलतम विधि कृत्रिम श्वास की कौन सी है, तो मुंह से मुंह हवा भरना जो विधि है वो कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि है। अब बात आती है वो पूछ लेता है कि बेहोशी की हालत में निम्न में से कौन सी विधि है वो उपयोग की जाएगी। तो बेहोशी की हालत में कौन सी विधि, तो मुंह से नाक विधि जो है बेहोशी की हालत में उपयोग की जाएगी। अब बात आती है, ये तो कृत्रिम श्वास विधियों की बात आ गई। अब इसके बाद में जो अगला जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि अब अपने जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना हुई किन कारणों से है, यानी कि क्या चीज हुई है कि अपने को झटका लगा, किस चीज तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। वो एक छोटा सा पोर्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। वो क्या है कि जो झटका लगा है, पहली बात तो वो पूछता है कि जो झटका लगता है उसके बारे में पूछता है कि ये कितने वोल्टेज के ऊपर लगता है। तो सीधी सी बात आएगी कि 90 वोल्ट, यानी कि जब 90 वोल्ट की सप्लाई जब हो जाएगी उसके बाद में आपको जो है झटका लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि कितना करंट होने के बाद में आपको जो है झटका लगेगा, तो 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर का करंट होने के बाद में आपको जो है झटका महसूस होने लग जाएगा। अब बात आती है झटका लगता किस कारण से है, अपने को महसूस क्यों होता है, तो वो कारण क्या है, तो वो कारण ये है कि अगर अपने बात करते हैं तो अपना जो ब्लड है वो शरीर के अंदर अपना जो खून है वो भी कोई ना कोई स्पीड के साथ मूव करता है, ठीक है। और जो अपनी जो ये विद्युत धारा होती है, ये विद्युत धारा भी जो अपनी मूव करती है, तो यानी कि घूमती है, तो अपने शरीर के अंदर से ये जो विद्युत धारा की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है उसके साथ जो है विद्युत धारा यानी कि जो प्रकाश की स्पीड है उस प्रकाश की स्पीड के साथ है अपने शरीर में से ये विद्युत धारा जो है मूव करती है, जिसके कारण जो विद्युत धारा और जो आपका ब्लड है उस ब्लड में दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण अपने को क्या होता है, झटका महसूस होता है। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर अपने आगे जो है आगे की क्लास के अंदर थोड़ा बहुत और पोर्शन रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो है आगे की श्रेणियां वगैरह है वो आपको आगे की क्लास के अंदर करवाई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। नीचे अगर आपको कुछ गलतियां लगी हो वीडियो के अंदर तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम उन गलतियों को सुधार करके और आगे आपके लिए और अच्छी जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा सके। धन्यवाद।